हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे एग्जाम में आपके। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिविजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने जाना था कि सौराष्ट्र ने एक बार फिर से रणजी ट्रॉफी जीत लिया है, दूसरी बार इसने जीता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन अभी किया नई दिल्ली में। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और वहीं 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में किया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा था कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 10 तलीक अभ्यास शुरू हो चुका है। यूरोपियन यूनियन ने अभी 2035 से घोषणा कर दी है कि 2035 के बाद से गैस, डीजल, कार इनकी बिक्री रोक दी जाएगी। भारतीय मूल के कार्तिक सुब्रमण्यम, जो कि एक इंजीनियर हैं, इन्होंने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता हुआ है। और वहीं उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनाए जाने की घोषणा हुई है। नीति आयोग के नए सीईओ मिल गए हैं। नए सीईओ होंगे BVR सुब्रमण्यम। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो देखो, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और इसमें बेस्ट फिल्म चुना गया है किसे? द कश्मीर फाइल को। ध्यान रखिएगा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार है ये। एक होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, एक होता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार। तो ये जो दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार होता है ना, ये एक फिल्म फेस्टिवल टाइप का आयोजित होता है। इसमें कई कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। और जो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है, वो सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे मिलेंगी आज के टाइम पर, मतलब आज और कल में, जब से ये न्यूज आई हुई है, जो ये बताएंगे कि ये सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन आपको अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना है। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं है, ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार समारोह है। ठीक है, तो इसमें कई कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो होता है वो आशा पारेख को दिया गया है अभी 2022 के लिए, और वो 52वां पाई थी। ठीक है, तो उनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कारों की लिस्ट की। यहाँ पर आप देख पाओगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आपको यहाँ पर हमेशा हर जगह दिखेगा। ये रही लिस्ट, जिसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई है द कश्मीर फाइल को, और फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है RRR को। ये भी इंपॉर्टेंट है। RRR को अगर आपको याद हो तो अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसके अलावा ऑस्कर में भी ये नॉमिनेट हुई है, गई हुई है। तो अभी ऑस्कर की लिस्ट जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, हो सकता है उसमें भी अवार्ड जीत जाए। फिलहाल गोल्डन ग्लोब तो जीती ही है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। मैंने इस पर वीडियो भी दी थी आपको। फिलहाल ये फिल्म ऑफ द ईयर है, और बेस्ट फिल्म जो है ये द कश्मीर फाइल को चुना गया है। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को, ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप हिंदी में भी पूरी लिस्ट देख सकते हो। मेन तो यही है, बेस्ट फिल्म, बेस्ट और फिल्म ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, और इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर R बाल्की को चुना गया है। ठीक है, बेस्ट वेब सीरीज भी याद रखिएगा, रुद्र चुना गया है। तो ये रही दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की लिस्ट। अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो 49वां मिला था विनोद खन्ना को, 50वां मिला था दादा साहब फाल्के अमिताभ बच्चन को, 51वां मिला था रजनीकांत को, और 52वां मिला आशा पारेख को, आशा पारेख को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है ज्यादा, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर? दादा साहब फाल्के भारत में सिनेमा के जगत के पिता माने जाते हैं। तो सबसे बड़ा अवार्ड होता है सिनेमा के क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया 21 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। अच्छा, एक चीज और, कल मैंने आपको जो CHSL और CGL बैच है उसमें दिवस और थीम पढ़ाया था। दिवस और थीम 2 पार्ट में आपको पढ़ाया गया है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, मतलब उसके बाहर से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक चीज और मैंने अनाउंस किया था कि जितने भी महापुरुष हैं
महापुरुष से संबंधित जैसे दिवस होते हैं ना, किसी की जयंती पर मनाया जाता है, किसी की मृत्यु या पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, कोई पहली बार प्रधानमंत्री बना तो उसकी याद में मनाया जाता है, कोई कोई खोज किया था उसकी याद में मनाया जाता है, किसी ने कुछ जीता था मेडल उस दिन तो इसलिए मनाया जाता है। तो ऐसे जितने भी दिवस हैं जो किसी न किसी व्यक्ति या महिला से संबंधित हैं, तो उनकी एक अलग से वीडियो आपको दी जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप एक अलग कैटेगरी बना करके उसको तैयार किए रहोगे, और वो इंपॉर्टेंट तो होता ही है किसी व्यक्ति से संबंधित अगर कोई दिवस है तो। ठीक है, यहाँ पर दिवस और थीम का मैंने पूरा लिस्ट दे रखा है, आप इसको भी पा जाओगे। ठीक है, और कल मैंने रिवीजन कराया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो देखो 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। कारण यह है कि 20 फरवरी के ही दिन 1987 में इन दोनों राज्यों को पूर्णतः भारतीय राज्य का दर्जा मिला था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों नए राज्य के रूप में जुड़े थे। यहाँ पर आप अगर इंडिया के मैप में देखोगे तो ये रहा मिजोरम और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश कुछ इस प्रकार से है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, और मिजोरम कुछ इस प्रकार से है। अच्छा, एक चीज और, राज्यों का गठन जो है ना, राज्यों का गठन कैसे हुआ, राज्यों का गठन कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या रहा, इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी है, और ये वीडियो यूट्यूब पर है, बिल्कुल फ्री में है, आप इसको देख सकते हो सर्च करके। यहाँ अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ईटानगर राजधानी है, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइम। ये नए बनाए गए हैं। ठीक है, नए बनाए गए हैं इसलिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। अभी कुछ दिन पहले 13 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए, और वो भी वीडियो यूट्यूब पर ही फ्री में ही दिया हुआ है मैंने, तो आप उसको भी देख सकते हो। 13 राज्यों के नए राज्यपाल, उनमें एक ये भी था, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था उसमें। ठीक है, और यहाँ पर अगर झीलों की बात करें, संगेस्तर झील है। अच्छा, यहाँ का दर्रा पूछा जाता है बहुत, तो बोमडिला, यांगयाप और दिफू, ये 3 दर्रे आप याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। राजकीय पशु होता है मिथुन, पक्षी होता है ग्रेट इंडियन हॉर्निबल, और राजकीय पुष्प होता है रेटुसा। अब मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम भी आया है, तो आइजोल इसकी राजधानी है। मिजोरम आपको यहाँ पर दिखेगा मैप में। आपसे पूछा जाता है मिजोरम निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो ऑप्शन में आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मिजोरम ये सब दिया रहेगा। बहुत सारे लोग जो है ना असम, मेघालय वगैरह लगाते हैं, लेकिन मिजोरम को सोचते हैं नहीं कनेक्ट करता। लेकिन ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश जो है ना, ये यहाँ तक है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है ये यहाँ तक फैला हुआ है। इसका बॉर्डर अगर आप देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार से है बांग्लादेश का। तो ये मिजोरम से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये बताना जरूरी था, और ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। पूर्वोत्तर राज्य किससे कौन सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये आप तभी जान पाओगे जब आपको ये मालूम होगा कौन सा राज्य किससे अलग हुआ, कब कब अलग हुआ। ठीक है, जिसकी वीडियो मैंने आपको दी हुई है। कम्भमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। जोरमथंगा यहाँ के करंट टाइम पर हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख नेशनल पार्क है। आइजोल, चंफोई, लुंगलोई ये चर्चित स्थल हैं यहाँ के। क्लियर? तो 20 फरवरी को 1987 को मिजोरम 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश 24वें राज्य के रूप में भारत से जुड़ा था। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार ऋण वृद्धि प्रतिशत के मामले में कौन सा बैंक सूची में टॉप पर है? तो एक रिपोर्ट अभी जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि पीएसबी में, पीएसबी बोले तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ना, सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकें हैं जिनकी संख्या टोटल है 12, इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये सबसे ज्यादा ऋण वृद्धि के मामले में टॉप पर है। ठीक है, कई प्रकार की लिस्ट जारी की गई इसमें कई कैटेगरीज में, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बताया गया है कि इसने टॉप किया है पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन ग्रोथ में। लोन देने के मामले में सबसे ज्यादा है ये। ठीक है, इसने इस तिमाही में 21.67% की वृद्धि की है सकल ऋण के मामले में। इसके अलावा भी संपत्ति की गुणवत्ता, सार्वजनिक क्षेत्र में उधारदाताओं की लिस्ट और ऋण वृद्धि, इन सब में ये टॉप पे किया है। वहीं पर अगर जमा वृद्धि की बात करें तो सबसे ज्यादा जमा करवाया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 14.5% की वृद्धि दर्ज की है और टॉप पर है जमा वृद्धि के मामले में। फिलहाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, यानी सरकारी बैंक है। ठीक है, सरकारी बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सुनकर के लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सोचते होंगे कि ये महाराष्ट्र राज्य की कोई बैंक होगी, लेकिन नहीं, ये एक सरकारी बैंक है, और जो भारत के 12 सरकारी बैंकें हैं उनमें एक ये भी शामिल है। 1935 में स्थापना हुई थी, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, और सीईओ है एएस राजीव। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई? तो भारत और मिस्र के बीच में, मिस्र यहाँ थोड़ा सा इस प्रकार से रहेगा, भारत और मिस्र के बीच में, जिसे इजिप्ट कहते हैं, इसके बीच में नई दिल्ली में अभी आतंकवाद विरोधी संयुक्त समूह की बैठक आयोजित हुई। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया इजिप्ट काउंटर टेरर टाइज काउंटरिंग टेरर फाइनेंस एंड यूज ऑफ यूएवीज। ठीक है, तो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ये हुआ नई दिल्ली में 16 फरवरी 2023 को। भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया था विदेश मंत्रालय आतंकवाद विरोधी संयुक्त सचिव जो है महावीर सिंघवी जी ने, और मिस्र की तरफ से सेम ऐसी पोस्ट पर मोहम्मद फौद अहमद ने नेतृत्व उनका किया था। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मिस्र से रिलेशन पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से इंप्रूव हुए हैं हमारे। मिस्र के ही जो राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी, इनको गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट, ये आए हुए थे। 2 पॉइंट और मैं लाया हूं आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। मिस्र में भारत का वर्तमान में अगर इन्वेस्टमेंट पूछा जाए तो आप बताएंगे $3.15 बिलियन का है। और वहीं भारत और मिस्र के बीच में वर्तमान में ट्रेड कितना चल रहा है तो $7.26 बिलियन का है। ये आपसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्री में खास करके। मिस्र आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूं है कहां पर। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे ना तो इधर जो आपका अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें सबसे ऊपर यहाँ पर किनारे पे दिख जाएगा मिस्र, ये है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट की राजधानी है कायरो। कायरो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में काहिरा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यही जो है ना, ये बीच में आपको दिख रहा है कि ये दोनों सटे हुए हैं, लेकिन सटा नहीं है एक्चुअल में। ये एशिया है इधर का पोर्शन, और इधर का पोर्शन पड़ जाता है अफ्रीका। और एशिया और अफ्रीका को अलग करता है कौन? सुएज नहर। यहाँ पर देखो ये पतली सी नहर जो है ना बनाई गई है, ये सुएज नहर है। और ये सुएज नहर किसको किसको कनेक्ट कर रही है? इधर जो है ये लाल सागर है, लाल सागर, और इधर भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। तो इन दोनों को कनेक्ट करती है सुएज नहर। इसको इस रूप में भी हम लोग कह सकते हैं कि सुएज नहर ही है जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। आप देखो इधर एशिया है और ये अफ्रीका, तो एशिया और अफ्रीका को भी अलग करती है यही सुएज नहर। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब स्टैटिक जीके के सेगमेंट में आ जाते हैं। कांगड़ी साड़ी किस राज्य का एक जीआई टैग है? तमिलनाडु के कांगड़ी साड़ी को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग पर भी वीडियो दी गई है, आप उसको देख सकते हो। वर्ल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। कल ही मैंने आपको वर्ल्ड मैप बना करके बहुत अच्छे से समझाया था कहाँ किसके घास के मैदान को क्या कहते हैं। यांगयाप दर्रा या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा ये वर्ल्ड जो है ना, याद रखिएगा, ये शीतोष्ण घास के, शीतोष्ण, साउथ अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। साउथ अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। बाकी का जो घास का मैदान है वो सवाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, प्रेरी, पंपास, स्टेपी, सवाना, ऐसे ही तो बताया था मैंने आपको। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट देनाली। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। आगे, केंचुआ के उत्पादन की विधि को वर्मी कल्चर कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क नाम है। और अगर सबसे पहला पूछा जाए तो आप बताएंगे हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम बाद में किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अभी रिसेंटली एक बार फिर से नाम चेंज करके किया गया रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि है उत्तराखंड में। वो है क्या? वो है सबसे पहला, ठीक है, सबसे पुराना। और हेमिस नेशनल पार्क सबसे लंबा है। अच्छा, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आप बताएंगे नागार्जुन टाइगर रिजर्व। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। चलो आगे, कठपुतली नृत्य किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान में कठपुतली होती है और उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है। वर्ली चित्रकारी कहाँ की लोक कला है? महाराष्ट्र की है। वर्ली हुआ, लावड़ी हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। काराकोरम मरुस्थल कहां पर है? तुर्कमेनिस्तान में है। इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखेंगे आप। दोस्तों स्टैटिक जीके का भी सेगमेंट आपके लिए ऐसे तैयार कराया ही जा रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, इमेजेस और एनिमेशन के साथ आपको कोई एक ई बुक मिल जाए, कोई एक कंटेंट मिल जाए जहां पर सारा का सारा आप एक साथ पढ़ सको, तो आप ये ई बुक ले सकते हो। मात्र 79 में ई बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हो। हिंदी वाले हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हर एक चैप्टर का उसका प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, और इसको लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर एमजेटी ऐप पर जाकर सिंपली इसे परचेज कर सकते हैं खुद से ही। ओके, चलिए आगे देखते हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा ईएसआईसी के तहत बेरोजगारी लाभ कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो दोस्तों श्रम मंत्रालय ने अभी 2 वर्षों के लिए बेरोजगारी लाभ बढ़ाने की घोषणा की है ईएसआईसी के तहत। ईएसआईसी है क्या? एक्चुअली में ये एक एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है।
ESIC, तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। किसके द्वारा? लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अभी 190वीं बैठक हुई। कहां पर हुई? चंडीगढ़ में हुई। और अध्यक्षता इसकी की थी भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं श्रम और रोजगार और पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के। इन्होंने ये भी कहा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो है, इसके तहत जो भी मिलने वाला लाभ है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। कोविड के टाइम पर खास करके जो लोग स्ट्रगल किए थे उनको भी इसके तहत लाया जाएगा। ठीक है, तो श्रम मंत्रालय की ये इंपॉर्टेंट घोषणा है। श्रम आया है तो श्रम से याद रखिएगा श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, इसके अलावा किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये श्रम से रिलेटेड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ILO। और ILO के बारे में अगर मैं रिवाइज करवाऊं आपको, 1919 में स्थापना हुई थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। गिलबर्टो हैंगबो इसके अभी रिसेंटली नए अध्यक्ष बनाए गए थे कुछ ही महीनों पहले, गिलबर्टो हैंगबो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ? तो खजुराहो मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो मंदिरों में खजुराहो नृत्य महोत्सव अभी आयोजित किया गया। इस बार का ये 49वां संस्करण था खजुराहो डांस फेस्टिवल का, तो 49वां संस्करण अभी सेलिब्रेट किया गया। खजुराहो मंदिर दोस्तों कोई एक मंदिर नहीं है, ये बहुत सारे मंदिरों का एक समझ लो कि समूह है, ग्रुप है। कई सारे वहां पर मंदिर हैं खजुराहो नामक स्थान पर। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में माना जाता है और कहा जाता है कि चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसी अवसर पर यहाँ पर खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है और मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि दिया गया अभी। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में किस फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो देखो, कल दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार की भी घोषणा हुई और बाफ्टा फिल्म पुरस्कार की भी घोषणा हुई। दोनों ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक होता है। बाफ्टा अवार्ड जो होता है इसका मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, आर्ट्स अवार्ड। तो ये भी दिया गया। अब इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, यहां पर मैं आपको पूरा लिस्ट भी दिखा दे रहा हूं, ये रहा लिस्ट। तो बाफ्टा अवार्ड जो है इसका 76वां संस्करण था। ये ब्रिटेन में दिया जाता है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड के नाम से जानते हैं। और वैसे तो अगर फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। ठीक है, फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बेस्ट फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट चुना गया। इसी ने सबसे ज्यादा 7 पुरस्कार जीते और 7 में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म दोनों कैटेगरी शामिल थी, मतलब 2 बड़ी शामिल थी कैटेगरी। लीडिंग एक्ट्रेस, जिसे बेस्ट एक्ट्रेस कह सकते हो, इसे केट ब्लैंचेट ने जीता है टार फिल्म के लिए। और लीडिंग एक्टर जो है ये ऑस्टिन बटलर ने जीता है एल्विस के लिए। वहीं बेस्ट डायरेक्टर एडवर्ड बर्जर चुने गए हैं इसी फिल्म के लिए, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। क्लियर है, बाफ्टा अवार्ड। तो आपसे सिर्फ बेस्ट फिल्म या बेस्ट एक्टर पूछा जा सकता है, इसके अलावा नहीं। इससे अगला, किस राज्य या किन शासित प्रदेश में देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? अभी कुछ दिन पहले ही जब ये आयोजित होने वाली थी तब भी मैंने बताया था कि ये अगर सक्सेसफुल हो गया ना तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। तो सक्सेसफुली आयोजित हो गया और लद्दाख में ये जो फ्रोजन लेक मैराथन था इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट भी कर दिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल है। ठीक है, PIB का। तो ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित फ्रोजन लेक मैराथन थी, इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लद्दाख के पेंगोंग त्सो में ये आयोजित की गई। इसकी थीम रखी गई थी द लास्ट रन। 20 फरवरी को आयोजित हुआ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। ये मैं दोबारा से चीजें बता रहा हूं आपको क्योंकि दोबारा से ये चर्चे में आई है जब इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो गया? तो OP कोहली जी दोस्तों बहुत समय तक ये गुजरात के राज्यपाल रहे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आप देख पाएंगे इमेज में, ये रहे OP कोहली, तो ये अब नहीं रहे, गुजरात के गवर्नर थे। गुजरात का जब गवर्नर का काम कर रहे थे तो एक समय ऐसा आया था कि इनको मध्य प्रदेश और गोवा का भी कार्यभार देखना पड़ा था, तो वहां के भी ये राज्यपाल रह गए एक प्रकार से कहें तो। गुजरात के 19वें नंबर के ये राज्यपाल थे 2014 से 2019 तक। इनका अभी निधन हो गया है। ये बीजेपी पार्टी से भी जुड़े थे, वहां के पूर्व अध्यक्ष थे और बहुत ही फेमस ये शिक्षाविद भी रहे। ABVP के अध्यक्ष थे अपने स्टूडेंट लाइफ में। फिलहाल ये तो रहे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस।
आज की वीडियोस जिनमें आपने शुरू में रिवीजन किया, स्टैटिक भी पढ़ा बीच में और आज का 10 क्वेश्चन तो डिटेल में पढ़ा ही पढ़ा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन और प्याज दोनों से संबंधित है, प्याज के भी उत्पादन से संबंधित है। भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम जी का निधन हो गया। ये पश्चिम बंगाल में इनको बंग विभूषण से सम्मानित किया गया था। अर्जुन अवार्ड भी ये पा चुके थे। और अगर आज के करंट अफेयर की बात करें जिनको आपको आज आंसर करना है कि रणजी ट्रॉफी का खिताब 2022 में किसने जीता, यानी पिछली साल किसने जीता था, ये बताना है। यूरोपीय संघ में कुल देशों की संख्या कितनी है, कौन देश बाहर हुआ है और इनकी मुद्राएं कितने देश कौन कौन यूज करते हैं, मतलब जो भी चीजें मैंने आपको इससे रिलेटेड बता रखी है, आप अगर चाहो तो उसको लिख सकते हो। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर प्रोवाइड की जाती है, तो आप वहां से जाकर के सॉल्व कर लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।